हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम लोग हल्का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। दुनिया के 7 अजूबों की अपडेटेड लिस्ट जारी की गई है। इसमें इस बार गीजा का महान पिरामिड नहीं शामिल था। एसबीआई के नए सीएफओ नियुक्त किए गए कामरेश्वर राव कोदावंती। और जुलाई 2023 में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग की मेजबानी मुंबई में हुई। एसबीआई ने देश भर में कुल 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए हैं। और वहीं यूएई और भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का निम्न में से आईडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय किया गया है। आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड ये विलय हो जाएंगे। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया। और अभी प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किए गए राजेंद्र सिंह धट्ट। अभी हाल ही में यूकी भांबरी, ये दोस्तों टेनिस की खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना पहला एटीपी युगल खिताब जीत लिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले लास्ट 6 मंथ की दोस्तों ई बुक आ चुकी है। जिनको लेना है वो जाकर के एमजेटी ऐप पर ले सकते हैं। इसे बहुत ही किफायती दाम पर आपको चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रिटर्न फॉर्मेट में कंटेंट मिलेगा। पहला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन तो हम लोग लेट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिना लिए इसको दिल नहीं मान रहा था। कई दिनों से मैंने आपको रिवाइज करवाया तो, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक दिन आपको ये क्वेश्चन लेकर के इसके बारे में डिटेल्स जरूर बताएं। क्योंकि क्या होता है कि आप में से माना कि ठीक है बहुत सारे लोग पुराने स्टूडेंट हैं, उनको सब पता है जीएसटी के बारे में, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट भी आते हैं, उनको भी पता होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेट ही लिया गया, लेकिन समझ लो लिया जरूर गया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका ये इकोनॉमी सेक्टर में भी आ जाता है और आपका ये दिवस के लिए भी आ जाता है। तो फिलहाल याद रखना 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही आधी रात से जीएसटी लागू हुआ था पूरे भारत में। क्लियर है? मतलब जीएसटी की घोषणा की गई थी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ करके लगभग 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ करके जीएसटी बनाया गया था। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में मोटी मोटी सारी जानकारी आप ले लीजिए। जैसे जीएसटी 4 प्रकार से होती है। एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी, एक यूटीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी है, सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी की जीएसटी। और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। जीएसटी के सुझाव की समिति दोस्तों विजय केलकर समिति है। जीएसटी टैक्स स्लैब होते हैं 5 प्रकार से, यानी 5 प्रकार से जीएसटी के तहत जो प्रोडक्ट आते हैं उनको रखा जाता है। 0% टैक्स स्लैब, 5% टैक्स स्लैब, 12% टैक्स स्लैब, 18% टैक्स स्लैब और 28% टैक्स स्लैब। क्लियर है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था असम और अंतिम राज्य बना था जम्मू कश्मीर। जीएसटी के लिए बिल लाया गया था संसद में 122वां, और जीएसटी जब एक्ट बना वो था 101वां। 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को आधी रात से जीएसटी भारत में लागू हुआ था। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इनमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों डूरंड कप जो कि भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, और ये 132वां संस्करण का होने जा रहा है। कहाँ पर होगा? कोलकाता में आयोजित होगा। ध्यान रहे एशिया का सबसे पुराना ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये अगस्त से शुरू होगा, अगस्त से शुरू होकर के सितंबर तक जाएगा। 132वां इसका एडिशन होने वाला है। और इस बार नई बात यह है कि इस बार 27 सालों के अंतराल के बाद नेपाल और भूटान और बांग्लादेश की टीमें फिर से इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं। डूरंड कप की स्थापना 1888 में हुई थी और अब तक 131 संस्करण हो चुके हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं श्री कल्याण चौबे। अगला, हाल ही में सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है भारत ने। ये बहुत अच्छी न्यूज आई है। अभी सैफ चैंपियनशिप भारत ने जीत लिया है कुवैत को हरा करके। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, इंडिया वर्सेस कुवैत सैफ चैंपियनशिप फाइनल हाईलाइट, इंडिया विंस 5-4
5-4 से पेनल्टी की वजह से जीता है। सुनील छेत्री ने गोल्डन बूट जीता है और गोल्डन बॉल जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, बेंगलुरु के श्री क्रांतिरवा स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया। फेयर प्ले अवार्ड मिला नेपाल फुटबॉल टीम को और वहीं बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला अनीसुर रहमान जीको को। और इसके अलावा हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे सुनील छेत्री, सबसे ज्यादा इन्होंने 6 गोल किए हैं। यही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बनकर के उभरे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों लालियानु जुआला छागटे ने। नाम याद रखना, लालियानु जुआला छागटे। ये पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। यहाँ पर देखिए छगाटे जो है, इसके अलावा मनीषा कल्याण जो है ये महिलाओं के लिए जीती हुई हैं। ठीक है, तो मेंस और विमेंस का AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए जारी किया गया है। इसमें मनीषा कल्याण जो है ये लगातार दूसरी बार जीती हैं। आपको अगर याद हो तो पिछली बार भी यही जीती थी। ठीक है, तो लगातार इनका दूसरा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का ये पुरस्कार था। और वहीं लालिया जुआला छांगटे जो है इन्होंने भी जीत लिया है। ठीक है, वहीं जो एक कहते हैं ना इमर्जिंग प्लेयर, तो इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जो है पुरुषों में आकाश मिश्रा ने जीता है और महिलाओं में सिलजी साजी ने जीता है। तो ये दोनों अवार्ड भी याद रखना। वैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कल्याण चौबे जो हैं वो करंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं। देखो इतने सारे एक साथ क्वेश्चन आ गए फुटबॉल से याद आया फीफा रैंकिंग अभी आई थी। फीफा की फुटबॉल रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत जो है ये 100वें स्थान पर आ गया है और भारत टॉप 100 में, ये समझ लो कि भारत की चौथी सबसे बड़ी अभी तक की रैंकिंग थी। तो फीफा टॉप 100 में आ गया है। फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना है, सेकंड पर फ्रांस है, इसके अलावा थर्ड पर है ब्राजील की टीम। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहां पर साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर देखो पुत्रपर्थी आंध्र प्रदेश में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आपने सुना होगा एक सत्य साईं बाबा हुआ करते थे, सत्य साईं बाबा का निधन हो गया है। तो सत्य साईं बाबा का ही ये एक उन्हीं की ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया एक मुख्य आश्रम है। ये 56,500 स्क्वायर फुट में बनाई गई है। इसमें 2 सभागार हैं, दोनों में ही 1,000 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी क्षमता है इसकी। इस सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट को दोस्तों इसके द्वारा आंध्र प्रदेश में करीब 40 लाख विद्यार्थियों को अन्न से बना भोजन भी खिलाया जाता है। ठीक है, तो सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट ने इसे बनवाया है और इसका उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। अगला, जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात में देश का पहला सहकारी से संचालित यानी कि कोऑपरेशन से संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी है। ये एक अलग तरीके का स्कूल है और अब आने वाले समय में ऐसे स्कूल्स और खोले जाएंगे। तो होम मिनिस्टर ने यहाँ पर देखो वर्चुअली इसका ले फाउंडेशन रखा है। ठीक है, सैनिक स्कूल इन मेहसाना कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो वहीं पर गुजरात के मेहसाना के पास में इसका स्थापना किया गया है। ये PPP मॉडल पर है, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका होगी, गवर्नमेंट के द्वारा भी मदद की जाएगी। तो ऐसे देश भर में 100 और नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। क्लियर? तो याद रखना अमित शाह जी दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री तो हैं ही है, साथ ही साथ ये केंद्रीय सहकारिता मामलों के भी मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, और अभी सहकारिता दिवस मनाया गया कब? 1 जुलाई को। अब गुजरात आया है, गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात देखोगे आप इंडिया के मैप में यहाँ पर है। गुजरात का ही दोस्तों तटीय सीमा सबसे ज्यादा है। भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा इसकी जो कोस्टल बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात अपना बॉर्डर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से शेयर करता है। गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसके सीएम है भूपेंद्र पटेल जी बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ पर ही अगर नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है। लोक नृत्य में गरबा, डांडिया रास और डांडिया खेली जाती है। यहाँ पर जिलों की संख्या 33 है। विधानसभा में 182 सीटें, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीट जाती है। राजकीय पशु है एशियाई शेर। और याद रखना सबसे ज्यादा एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं सबसे ज्यादा एशियाई शेर। ठीक है, गलगोटा यहाँ का राजकीय पुष्प है।
उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के लिए खाकी बैच दोस्तों आ चुका है और इसके लिए कल अनाउंसमेंट की एक वीडियो आई और डिटेल वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा बताया कैसे तैयारी कराई जाएगी, किस प्रकार से तैयारी कराई जाएगी। तो आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर। और देखो 2 दिन के लिए और अभी एडमिशन ओपन किया गया है क्योंकि एडमिशन लगातार इसमें हो रहे हैं। तो अभी 2 दिन का और मौका है, आप 7 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट कोड अभी भी काम करेगा। आपको कूपन कोड में यूज करना है UPP35। UPP35 अगर आप यूज करते हो तो 35% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 389 रुपए पे करके आप सारे सब्जेक्ट के ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जबरदस्त बैच है और ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। फिर जस्ट 2 दिन के बाद इसकी वैल्यू 599 की हो जाएगी, इस कोर्स का प्राइस जो है। तो आप लोग जो है इसका फायदा उठाइए, केवल 2 दिनों के लिए है, फिर से बढ़ा दिया गया है 7 जुलाई तक क्योंकि एडमिशन सभी लगातार हो रहे हैं। तो इसीलिए 7 जुलाई तक अभी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं समझो। अगला, हाल ही में एनसीएससी का 9 प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एनसीएससी के नए प्रमुख दोस्तों नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नियुक्त किया गया है। एनसीएससी का मतलब क्या होता है? एनसीएससी दोस्तों बेसिकली नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के ये प्रमुख नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले ये मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कमांडेंट का पद देख रहे थे। तो दोस्तों भारतीय सेना में जो साइबर सिक्योरिटी वाला देखता है ना पूरा का पूरा कार्यभार, वो एनसीएससी होता है। तो उसी के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्लियर? अगला, आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को क्या नाम दिया? लो देखो, अमृत काल का भी नाम बदल दिया गया है। आपको पता होगा 2022 से 2047 तक का जो टाइम पीरियड था, इस 25 वर्ष के टाइम पीरियड को भारत सरकार ने नाम दिया था अमृत काल। क्या नाम दिया था? अमृत काल नाम दिया था। ठीक है, पिछली बार जब बजट जारी किया गया था तब ये नाम चर्चे में आया था। अब इसका नाम बदल करके कर्तव्य काल रख दिया गया है। क्या रखा गया है? कर्तव्य काल। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट किया है कि अब से अमृत काल को कर्तव्य काल के नाम से जाना जाएगा क्योंकि हम लोग ये भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य की तरफ कर्तव्यरत हैं और ये हम लोग कर्तव्य कर रहे हैं, इसलिए कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जा रहा है और इसीलिए इसे हम लोग कर्तव्य काल कहेंगे। अब इसमें इन्होंने बताया कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम करता है भारत। दुनिया की 5 इकोनॉमीज में से एक है। दुनिया के 40% रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारत में ही हो रहे हैं। 2021 में ही जब 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हो रहा था तो उसी टाइम पीएम मोदी ने अमृत काल का जिक्र किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया था कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपना देश जो है वो विकसित हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया था कि थर्ड इकोनॉमी, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीनियर पुरुष चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो दोस्तों ये क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट में सीनियर पुरुष चयन समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजीत अगरकर। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है, अजीत अगरकर को इंडिया का नया सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जो मेन वाली जो पुरुष वाली टीम नहीं है क्रिकेट की, उसके सिलेक्शन कमेटी में ये अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो बीसीसीआई ने इन्हें नियुक्त किया है। उस चयन कमेटी की अगर बात करें तो उसमें ये तो अध्यक्ष होंगे अजीत अगरकर, इसके अलावा श्री सुंदर दास भी हैं, सुब्रतो बनर्जी हैं, सलील अंकोला हैं और श्रीधरन शरत हैं। ये सिलेक्टर्स की कमेटी में हैं, बीसीसीआई के द्वारा नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सौरभ गांगुली पूर्व अध्यक्ष थे, अब रोजर बिन्नी है। तो अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत ही आईसीसी विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। तो ऐसे में नया सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाना अब लास्ट टाइम पर समझ लो बहुत प्रेशर वाली बात है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी UNFAO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों अध्यक्ष एक बार फिर से बना दिए गए हैं क्यू डोंग्यो ही पहले से ही थे। 2019 में इनको बनाया गया था और तब से अभी तक थे। इन्हीं को एक बार फिर से 2023 में नियुक्त कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यू डोंग्यो जो है ये चाइना से हैं।
चाइना से हैं और चाइना से पहले व्यक्ति हैं जो इस पद पर नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, री इलेक्शन ऑफ मिस्टर क्यू डोंग्यू एट द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोबारा से इनको इलेक्ट किया गया है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1945 को उसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है रोम में। कहाँ पर? रोम में। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। पोप का शहर रोम इटली में पड़ता है। क्लियर? तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के, जिनका आपने रिवीजन भी किया और अपने डिटेल में एनालिसिस किया, पढ़ा। अब बात करेंगे हम लोग रिवीजन की। देखो कल ना ये 50 क्वेश्चन वाला जो मैंने आपको बताया था 50 दिन की 1000 क्वेश्चन का, वो मैं नहीं भेज पाया। अब यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो याद आता है, दिन में फिर ध्यान से उतर जाता है, इतनी क्लासेस लेनी होती है। आज ना आप एक काम करना कि आप में से कुछ लोग जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे दिन में, ठीक है? व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा सर ये 1000 क्वेश्चन वाली जो PDF आप कहे थे उसको बनवा दीजिए। तो फिर मैं आज दिन में उसको बनवा देता हूँ और सारे जो क्वेश्चन हैं उनको कंपाइल करके आज आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भिजवा दिया जाएगा, ठीक है? तो एक बार दिन में याद दिला देना। तो चलिए हम लोग 1001 क्वेश्चन से आज रिविजन करते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में किसानों से संबंधित सालोखा योजना शुरू की गई है। क्रिस मैसिना ने ट्विटर छोड़ने की घोषणा की है और इन्होंने ही हैशटैग का आविष्कार किया था, ठीक है ना? और अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। इसमें भारत में शीर्ष शहर बेंगलुरु है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत जो है ये 7वां देश बन गया है। HSBC इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। और अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। सिटी यूनियन बैंक के द्वारा भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया गया। मेरत्न कंपनी BEML लिमिटेड के नए CMD बनाए गए शांतनु राय। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी स्पेशल परियोजना के तहत 10,000 किलोमीटर तक का OFC इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का लक्ष्य रखा है 2035 तक। वहीं 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। वहीं भारत की पहली जल शक्ति जनगणना में शीर्ष पर रहा पश्चिम बंगाल। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मैराथनों में से एक लंदन मैराथन जीत लिया है केल्विन कैप्टन ने। और अभी केरल राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान नाम से एक नया अभियान शुरू किया है, एक नई योजना शुरू की है। PM नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है कोच्चि में। इसके अलावा नाटो द्वारा अप्रैल में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड किया है एस्टोनिया में। पिछली बार भी यहीं पर किया था इन्होंने। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने अभी हाल ही में ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के नाम पर अपने एक समझ लो कि इस क्रिकेट के गेट का अनावरण किया है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बना करके एक नया इतिहास बनाया है। 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है इसको। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। तो ये तो थे रिवीजन के क्वेश्चन। अब रिवीजन वाला ये जो पोर्शन है जल्द ही स्टॉप किया जाएगा क्योंकि 1000 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं और अब हम लोग मई तक लगभग पहुंचने वाले हैं, ठीक है? तो मई वाला के बाद से तो आपको फिर याद ही होना चाहिए। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 4 जुलाई को मनाता है। इसके अलावा वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है, ठीक है? आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत कौन है। इसके अलावा SBI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। इस वीडियो की क्विज और PDF फाइल आपको MZT ऐप पर मिलेगी, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।